हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 6, ठीक है, जो कि आपके जेके पीएससी 10+2 बॉटनी के सिलेबस में सेकंड सब यूनिट दिया हुआ है, दैट इज बैक्टीरिया। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेन फोकस रहेगा बैक्टीरिया के ओरिजिन और इसके इवोल्यूशन पे, ठीक है। तो जो आज हमारे चैनल पे नए बच्चे आए हैं उनको मैं बता दूं, जो वायरस वाला सब यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 5 लेक्चर्स की, आप जाके देख सकते हो और उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे से ले सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल के बने हुए हैं और ये प्रोक्रियोटिक ग्रुप ऑफ सेल्स में आते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो कि प्रोक्रियोट्स में और यूक्रियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले जो डिफरेंस आता है कि प्रोक्रियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलती है। वेयरएज यूक्रियोट्स के जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। प्रोक्रियोटिक सेल जो होता है उसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें एक सेल ऑर्गेनेली होती है, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स आपको प्रोक्रियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे, मगर कौन से वाला सब यूनिट होता है, 70S वाला सब यूनिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा प्रोक्रियोटिक ग्रुप आपको। और जो बैक्टीरिया है वो प्रोक्रियोट्स ही होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने क्लास 11th की बॉटनी में पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। उन्होंने 5 किंगडम बताए थे। पहला किंगडम जो था वो था किंगडम मोनेरा, जो कि पर्टिकुलरली बिलोंग करता था प्रोक्रियोटिक ग्रुप को, ठीक है। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमिलिया, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दी थी। और उनमें R.H. विटेकर ने जो बैक्टीरिया है, उन्होंने इस बैक्टीरिया को कौन सी किंगडम में रखा था? तो पहले ही किंगडम में रखा था जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो ये किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर जगह बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब कि हार्श कंडीशंस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, जहाँ पे बहुत फ्यू लाइफ अकर कर सकती है, वहाँ पे उन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट की तरह भी ऑर्गेनिज्म पे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें कि कौन सी किंगडम को बिलोंग करते हैं, प्रोक्रियोटिक ग्रुप है, ठीक है, और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो मैं आपको बताऊंगी कहाँ तक एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर कुछ चीज दी हुई है बैक्टीरिया के रिलेटेड तो वहां से मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को हम मेजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से बैक्टीरिया की कौन सी शेप है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेरिकल शेप, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको स्पेरिकल शेप दिख रही है, यहाँ पे देखिए, ये कोकाई की है स्पेरिकल शेप, ठीक है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हमारा, दैट इज द बैसिलस, ठीक है। तो इनकी शेप कैसी होती है? ये होते हैं रॉड शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रॉड शेप्ड बैसिलस है, ठीक है। तो अगर हम कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया की बात करते हैं तो विब्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये विब्रियो देखने को मिल रहा है, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट इज हमारा स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है, स्पाइरल के जैसा है, तो ये है हमारा स्पाइरलम, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्पाइरलम, और ये इसका फ्लैजुला देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करेगा, ओके। तो ये 4 शेप्स हमने बैक्टीरिया की पढ़ी, उनके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक तो आपको पता ही है, ऑटोट्रॉपिक वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड हेटेरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो डिपेंड होते हैं, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया की, ठीक है। तो आर्के बैक्टीरिया जो है एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि बैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे हार्श बड़े ज़्यादा जहाँ पे साल्टी एरियाज है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। ये भी पूछ सकते हैं कि साल्ट लविंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। और जो मार्शी एरियाज क्या होता है, जैसे वेटलैंड्स होती हैं हमारे, ठीक है, दलदल वाला रीजन, ठीक है। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आर्के बैक्टीरिया जो है वो डिफर करते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वही रिस्पॉन्सिबल है उनको इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथेनोजेंस की। जैसे कि हमने बात की, तो मिथेनोजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। तो गट आपको पता है यहाँ पे स्टोमक और इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाएगा। तो मिथेनोजेंस जो है वो गट में रहते हैं सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के, ठीक है। तो रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउज हो गया, बफेलोज हो गया। रूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि खाने को, ठीक है, खाने को चबाते हैं स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स में, ठीक है। तो एक स्टेप में वो नहीं चबा सकते हैं, उनको सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रास एंड ऑल दीज प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये मिथेनोजेंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात कर रहे हैं मिथेनोजेंस की, तो यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। आपको पता है कि काऊ डंग से या जो भी डंग होता है एनिमल का, उससे हम बायोगैस भी प्रोड्यूस करते हैं, या जो काऊ डंग वगैरह होता है इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर से मीथेन गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है, तो वो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिथेनोजेंस इन देयर गट, ओके। So let's move on to the next topic, that is the यू बैक्टीरिया, ठीक है। पहले हमने आर्के बैक्टीरिया पढ़ा जो कि हार्श क्लाइमेट में रहता है। फिर उसके बाद हमारा जो बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया आया है, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो यू बैक्टीरिया है ये मतलब कॉमन इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास उसमें रहते हैं। हार्श कंडीशन से इनका इतना कोई, ठीक है, इनका लिंक नहीं है, ठीक है। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल, ठीक है। तो इनके सेल के बाहर एक रिजिड सख्त सी सेल वॉल होती है। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल हो, मोटाइल मतलब अगर मूवमेंट कर सकते हो, तो इनके सेल के बाहर आपको फ्लैजिलम भी देखने को मिलता है, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट में हेल्प करेगा। यू बैक्टीरिया में अगर हम मेजरली जो बैक्टीरिया की बात करते हैं दैट इज द साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगे के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आता है कि ब्लू ग्रीन अलगे का या साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। अगर क्लोरोफिल है तो क्या मकसद होगा इसका, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में इंक्लूड होगा। इवन की जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ऑन द अर्थ जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की थी या ऑक्सीजन को रिलीज किया था, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ये आगे आएगा भी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये बैक्टीरिया वाला सब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है, आपका जो साइनोबैक्टीरिया टॉपिक है ना वो अलग से भी दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सब यूनिट पे। तो वहाँ पे हम अगेन साइनोबैक्टीरिया के और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से उसकी नोट्स बना दें, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, अगेन कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकते हैं या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल अलगे की तरह भी ये ग्रो करते हैं। अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज में रह रहे हैं तो ये जनरली सराउंडेड बाय होते हैं एक जिलेटिनियस शीट के शीट से, ठीक है। और अगर पोल्यूटेड वाटर बॉडी है, ठीक है, अगर पोल्यूशन है पानी में तो ये ब्लूम करते हैं वहाँ पे। ब्लूम क्या हो गया, बड़ा ज़्यादा इनका जो है आप बोल सकते हो बड़ी ज़्यादा डेंसिटी
और आप बोल सकते हो नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। बड़ा ज़्यादा एक क्लस्टर टाइप वहाँ पे बन जाता है पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो पोल्यूटेड बॉडी में ब्लूम्स भी बनाते हैं, इनकी डेंसिटी बड़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो बैक्टीरिया हैं वो करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। उनके पास एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो सम ऑफ जो ये साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना हो गया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं थ्रू स्पेशलाइज सेल, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉस्टॉक की आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, तो ये म्यूसिलेज शीट है बाहर, और ये आपको हेटेरोसिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमने देखा, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया फॉलो कर रहे हैं। कीमोसिंथेटिक भी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे वो केमिकल से अपनी न्यूट्रिशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, और इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो अपनी एटीपी प्रोडक्शन में लगाएंगे, ओके। और आल्सो जो ये कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, देखो आपको पता है ये केमिकल से अपनी एनर्जी को ड्राइव कर रहे हैं, तो इनका ग्रेट रोल रहता है रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में भी क्या रहता है, बैक्टीरिया का रोल रहता है। अगर रोल ऑफ द बैक्टीरिया में आए तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर हम ऑटोट्रॉपिक के साथ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को कंपेयर करें, तो जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो मोस्ट अबंडेंट है नेचर में, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के मुकाबले हेटेरोट्रॉपिक ज़्यादा है, और मेजोरिटी ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो आपको डीकम्पोजर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो कर्ड भी बनाते हैं फ्रॉम द मिल्क। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मिल्क से कर्ड बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज़ होता है। आई नो यू नो देम, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये इतना आसान क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को पता है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बस कमेंट सेक्शन में आपने ये इसका आंसर मुझे बताना है बस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी बैक्टीरिया का रोल रहता है, और फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन वो हमने देख ही लिया। लिग्यूम रूट्स में ये काम इनका रहता है। लिग्यूम कौन से हो गए, जो पी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन की तरह भी एक्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल को, पेट्स को डैमेज कॉज करते हुए हमें दिखते हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से देखने को मिलती है, इवन तो बड़ी सारी हैं, तो जहाँ पे जो एनसीईआरटी में मेनली यहाँ पे दी हुई थी तो वो मैंने लिखी हुई है, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है। इनके आपको ना पता भी होना चाहिए कॉलरा कौन से बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, टेटनस, ठीक है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर जो है और वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर नाम की जो डिजीज है वो सिट्रस प्लांट्स में होती है। सिट्रस प्लांट समझते हो ना, जैसे ये लेमन वगैरह हो गया है ना, तो सिट्रस प्लांट्स में सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज देखने को मिलती है। इसका बैक्टीरिया मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज ज़ैंथोमोनास। क्या होता है इसके बैक्टीरिया जो सिट्रस कैंकर डिजीज को कॉज करता है, दैट इज द ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। तो ये सिट्रस प्लांट्स को क्या करता है, उनके लीव को खराब करता है, फ्रूट को खराब करता है, ठीक है। अर्ली ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रूट उसमें हो जाता है। तो ये सारी डिजीज अगर पूछी जाएंगी एग्जाम में कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी नहीं होती है, तो आपको सारी चीजें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो आपको नहीं याद रखना है माइकोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है। ये माना जाता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ठीक है। तो ये सबसे छोटा सेल माना जाता है, और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाता है, एनएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो मैनी माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। तो ये सोर्स एनसीईआरटी क्लास 11th का है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से हुआ, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से लिंक होता दिखाई देता है, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एबायोजेनेसिस थ्योरी। छोटू सा है, ये पढ़ लेंगे तो इससे लिंक बनेगा आपका ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया का, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एबायोजेनेसिस थ्योरी जो ओपरेन और हाल्डेन ने दी थी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो बताती है कि कैसे जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से अराइज हुई थी। ठीक है, तो एबायोजेनेसिस थ्योरी क्या है, ये बताती है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है नॉन लिविंग मैटर से। ठीक है, तो ये चीज बताती है। फिर मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1952 से 1953 के बीच में, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। मिलर और यूरे ने क्या किया था ना, अर्ली अर्थ कंडीशंस को इमिटेट किया था, मतलब जैसे पहले अर्थ में जो जो गैसेस होती थी उसको इमिटेट किया और देखा कि क्या क्या चीज़ें बनती है। इन्होंने एक फ्लास्क लिया जहाँ पे, ठीक है यहाँ पे बताती हूँ मैं, इन्होंने एक फ्लास्क लिया यूरे और मिलर ने, उसमें डाला हाइड्रोजन, अमोनिया, ठीक है, मीथेन डाला, वाटर वेपर्स डाले। ठीक है, वाटर वेपर्स डाले और इस फ्लास्क को कनेक्ट कर लिया एक हीटेड फ्लास्क से। ठीक है, एक फ्लास्क से कनेक्ट किया जिसमें पानी गर्म था, गर्म पानी था, जो कि कैसे इमिटेट कर रहा था, जैसे पहले पहले ओशन में, अर्ली अर्थ के ओशंस में पानी होता था। ठीक है, तो कुछ वीक्स के लिए इन्होंने रखा, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब कुछ लाइटनिंग वगैरह की इन्होंने। खैर हमें इतना ये पढ़ना नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने देखा, जब कुछ वीक्स के बाद देखा, तो उन्होंने देखा कि फ्लास्क में हाँ उनको देखने को मिले अमाइनो एसिड्स देखने को मिले। ठीक है, तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि जो अमाइनो एसिड्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ माने जाते हैं, या ये इनसे ही जो है वो लाइफ अराइज हुई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, तो माना जाता है कि जो पहली लाइफ फॉर्म्स थी अर्थ पे वो प्रोक्रियोटिक थी, एनएरोबिक थी, यूनिसेलुलर थी और सिमिलर थी आर्के बैक्टीरिया की। ठीक है, हमने पहले आर्के बैक्टीरिया पढ़ा, तो आपको पता चला होगा कि आर्के बैक्टीरिया हमने क्यों पढ़ा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लाइफ जो अर्थ पे दिखी है वो माना जाता है कि प्रोक्रियोटिक थी, एनारोबिक, यूनिसेलुलर, सिमिलर टू द आर्के बैक्टीरिया देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर द अमंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। ठीक है, माना जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहली जो लाइफ अर्थ में आई थी वो बैक्टीरिया ही थे, जो कि अबाउट 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर अगो देखने को हमें मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बताएं तो ये हमने कहाँ से देखा, तो इसका फॉसिल एविडेंस देखने को मिलता है स्टोमेटोलाइट्स की फॉर्म में। स्टोमेटोलाइट्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, माइक्रोबियल मैट्स देखने को मिले हैं जो कि दिखाते हैं कि कोई एंशिएंट टाइम में कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी हुई थी। ठीक है, तो ये फॉसिल एविडेंस है जो बताता है कि जो अर्ली लाइफ फॉर्म्स है वो बैक्टीरिया ही थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। माना जाता है कि अर्ली बैक्टीरिया जो थे वो कीमो ऑटोट्रॉप्स थे, जो कि सल्फर और आयरन ऑक्सीडाइजर थे। ठीक है, और जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में क्या करते थे, सर्वाइव करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया की, कैसे कैसे बैक्टीरिया इवॉल्व हुए। ठीक है, अर्ली बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो अर्ली बैक्टीरिया में हमारा आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आ गया, हमने डिटेल में पढ़ा। ये एक्सट्रीमोफाइल्स होता है, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं आर्के बैक्टीरिया, जैसे हॉट स्प्रिंग, साल्ट लेक वगैरह। ट्रू बैक्टीरिया तो आपको पता है ये मोर डाइवर्स है, मोर कॉमन है, इसमें साइनोबैक्टीरिया और पैथोजन वगैरह आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अर्ली बैक्टीरिया के, आर्के बैक्टीरिया और ये जो हमारे यू बैक्टीरिया, उसके बाद हमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखने को मिले, जिसमें हमें साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन अल्गे के नाम से भी जानते हैं। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की थी, ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी, तो ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म थे। इन्होंने ऑक्सीजन जब रिलीज की, ठीक है, जब साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने लगे और ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे तो अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, GOE। ठीक है, ग्रेट ऑक्सीजनेशन जो इवेंट हुआ था वो हुआ था अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। उस समय जब ये ऑक्सीजन रिलीज हुई थी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में और जो ओशन, ठीक है, ओशन लेवल जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, ओशन लेवल ऑक्सीजन और
अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी उसमें ग्रेट चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई तो ओजोन लेयर बन गई और एरोबिक ऑर्गेनिज्म का भी इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी वो लिन मार्गलस ने दी थी। तो इन्होंने बोला था कि जो कुछ बैक्टीरिया है ना, मतलब ये बोलते हैं कि जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, ठीक है, तो ये मानते हैं, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ये मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फ्री लिविंग हुआ करते थे। ठीक है, जैसे हमारे बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल जो फ्री लिविंग है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फ्री लिविंग हुआ करते थे। मगर फिर क्या हुआ कि किसी होस्ट सेल ने इनको इनगल्फ कर दिया, अपने अंदर ले लिया, और फिर ये उस होस्ट सेल का क्या बन गए, एक इंटीग्रल पार्ट बन गए, और ऐसे ही जो है वो यूकैरियोटिक सेल अराइज हुए। ठीक है, तो ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी बोलती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी। अब हम इवोल्यूशनरी फीचर ऑफ द बैक्टीरिया देख लेते हैं। ठीक है, म्यूटेशन रेट हाई होने की वजह से रैपिड इवोल्यूशन हुआ है बैक्टीरिया में। और नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसकी वजह से बड़ी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी में चेंज आया है बैक्टीरिया के। सबसे पहला मेथड जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो एक्सटर्नल डीएनए को, ठीक है, एक्सटर्नल डीएनए जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म का है, उसको ले लेता है अपने अंदर बैक्टीरिया और अपने जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है। क्या कर देता है, अपने जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इसमें वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है। वायरस भी कौन सा, बैक्टीरियोफेज, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो यही वायरस जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल को दो बैक्टीरिया के बीच में ट्रांसफर करने का भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कंजुगेशन। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मिड का एक्सचेंज होता है बिटवीन द बैक्टीरिया। ठीक है, बिटवीन द बैक्टीरिया प्लाज्मिड का एक्सचेंज होता है थ्रू द पाइलस। ठीक है, तो पाइलस, इस तरह से अगर हम बैक्टीरिया बनाएं तो इस तरह से पाइलस एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मानो यहाँ पे प्लाज्मिड है, यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए है, तो ये प्लाज्मिड के ये पाइलस के थ्रू क्या होता है, दूसरे बैक्टीरिया में जो है वो प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। पाइलस कुछ नहीं है, बस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ सेल टू सेल कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड हमने पढ़े जो कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देख लें तो हमने 2 बैक्टीरिया देखे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अगर सेल वॉल की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर नहीं होती है, वेरस यू बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन आपको देखने को मिलेगा। अगर आर्की बैक्टीरिया की हैबिटेट की बात करें, कहाँ रहता है, तो आपको ये पता ही है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है जैसे हॉट स्प्रिंग, साल्ट लेक वगैरह एक्स्ट्रा। मगर जो यू बैक्टीरिया है ये कॉमन इन्वायरमेंट जो होता है उसमें रहता है, नॉर्मल इन्वायरमेंट पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, आर्की बैक्टीरिया में जो एग्जाम्पल आएंगे दैट इज मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स। ठीक है, और जो यू बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आएगी साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई वगैरह। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आई होप यू लाइक इट और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल कंटेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस और जो नया कंटेंट है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर पीडीएफ आपको वायरस वाले सब यूनिट की चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको तब मिलेगी जब ये वाला सब यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।